इंजीनियर राशिद तिहाड़ जेल में बंद होते हुए भी वो कोई एक भी बार उन्होंने वहाँ कन्विंसिंग करके जाने का मौका नहीं मिला। और उनका वहाँ लड़का जो कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा है वो फोर फ्रंट पे था, अपने पिताजी की एवज में वोट मांग रहा था। तो वहाँ का लोकल सेंटीमेंट बहुत था। अभी कश्मीर का जो इलेक्शन पैटर्न है उसको हम लोग यहाँ पर कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते कि हम जैसा सोच रहे हैं ऐसा ही होगा, बिल्कुल नहीं। माता वैष्णो देवी सीट का कहा जी, रिलीजियस प्लेसेज पे तो उनका मोर देन 100% कॉन्फिडेंस रहता है कि हमारा एजेंडा का पार्ट है। लेकिन अगर वहीं से आप हारते हैं तो आपके लिए जो है फेस सेव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए बीजेपी की परेशानी बढ़ी हुई है। इस वक्त पूरी दुनिया जम्मू कश्मीर के चुनाव की चर्चा कर रही है। जम्मू कश्मीर के चुनाव पर सबका अपना अपना अनुमान है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों के मन में क्या है? जम्मू कश्मीर के लोग जो 50 सीटों पर 50 विधानसभा पर वोटिंग कर चुके हैं, उनके मन में क्या है? और जो बाकी 40 सीटें बची हैं, उनके मन में क्या चल रहा है? उसकी पड़ताल करेंगे और उस पर हम आज बातचीत करेंगे। और जम्मू कश्मीर में खास तौर पर राशिद इंजीनियर और जिस तरीके से उन्होंने पूरा चुनाव पलट दिया, वो जेल से बाहर आए, उस पर बात करेंगे। और तमाम जम्मू कश्मीर चुनाव पर चर्चा करेंगे। अरुण सर मेरे साथ है रोजाना की तरह। सबसे पहले सर ये बात करते हैं कि कश्मीरियों के मन में क्या है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान की। जब हम कोई पोल करते हैं तो उसमें लगभग पूरे हिंदुस्तान के लोग शामिल होते हैं, लेकिन कश्मीरियों के मन में क्या है? जो 60% ऐतिहासिक वोटिंग हो रही है जम्मू कश्मीर में, उमड़ रही है वोटिंग के लिए, बूथों में लोगों की जनसैलाब उमड़ रहा है, वो किस लिए वोट कर रहा है, ये इस पर बात करेंगे। सर क्या लगता है आपको, किस लिए वोटिंग हो रही है? नरेश देखिए, कश्मीर का इलेक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। जी जी। क्योंकि उसका परसेप्शन जो है, जिस तरह से हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, उसका मतलब ये हो रहा है कि साहब जो वोटिंग हो रही, जो लार्ज टर्न आउट ऑफ वोटर्स है, वो शायद बीजेपी के फेवर में जा रहा है। लेकिन अगर वहाँ की हम रिपोर्ट्स देख रहे हैं तो वो जस्ट उसके उलट दिखा रही है। वहाँ लोग लोकल कैंडिडेट्स को प्रेफर कर रहे हैं जो उनका चिरपरिचित चेहरा है, क्योंकि उनके कुछ अपने इश्यूज हैं। इश्यूज ये है कि साहब जैसे इन्फ्लेटेड बिजली बिल है, टोल है, बढ़ गया है, इलेक्ट्रिसिटी के दाम जो है कुछ ज्यादा जो है पर यूनिट बढ़ चुके हैं। और सबसे बड़ी समस्या स्पेशली कश्मीर रीजन में मैं कहूँगा कि वहाँ बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ जो यूथ हैं जेलों में, या उनके नियर एंड डियर वंस जो है जेलों में पड़े हुए हैं। तो उन लोगों को लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है, वो डेवलपमेंट का काम कर रही है, लेकिन हमारे छोटे छोटे इश्यूज को कौन एड्रेस करेगा? तो छोटे छोटे इश्यूज में जो उनके परिचित, उनकी पहुंच वाला जो वहाँ का लोकल लीडर होगा, जिसको वो मानते हैं कि साहब जो जमात से निकला हुआ, चाहे वो हो सकता है वह या इंजीनियर राशिद की जो पार्टी एआईपी है, उसके जो 34 कैंडिडेट खड़े हैं जो जम्मू कश्मीर रीजन में डोमिनेट करते हैं, जम्मू रीजन कश्मीर रीजन में, उनको अप्रोच कर सकते हैं। या फिर आप यूँ कहें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि वहाँ पर पूरी तरह से जमी हुई पार्टी है, पीडीपी के कैंडिडेट्स हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो वहाँ के जो लोकल पार्टीज हैं उनकी तरफ भी उनका रुझान ज्यादा दिखता है। बिल्कुल सर, अमर अब्दुल्ला की आज उनका बयान आया, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लग रहा था कि टर्नआउट बहुत ज्यादा होगा, कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि 50 सीटों में वोटिंग हो चुके हैं, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है। जो श्रीनगर में बीजेपी ने जिस तरीके से माहौल बनाया, जिस तरीके से स्ट्रीट लाइटें लगाई, या जिस तरीके से वहां पर विदेशी डेलीगेशन को लाकर माहौल बनाने की कोशिश की, वो कह रहे हैं कि जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है ऐसा। जमीनी स्तर पर लोग अभी भी कश्मीर के वो लोग जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट कर रहे हैं, इस तरीके की वो बात कर रहे हैं। ये तो उनका अपना पॉलिटिकल नैरेटिव है ना, वो अपनी ही बात कहेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कश्मीर में जो जम्मू श्रीनगर में जो है वोटिंग जो है 30% 28% के करीब हुई, तो सिर्फ इकलौती जो कश्मीर रीजन का जो है इकलौती जगह श्रीनगर में कम हुई है। बाकी जो उसके बाद जो 2 और जिले थे वहां पर 70% से ऊपर हुई, जम्मू रीजन में 70+ हुआ है। तो जो श्रीनगर की वोटिंग का पैटर्न जो है कम हुआ, उसकी वजह से 54% पे सिमटा है। अदरवाइज अगर वहां पर 50% के आसपास होती तो ये 60+ हो गया होता। तो इसलिए उनका अपना नैरेटिव है। मैं आपको बात बता दूं इंटरेस्टिंग कि श्रीनगर के जब जो कॉन्स्टिट्यूंसीज में वोटिंग हुई है, वहां पर पहले 2 से 5% के आसपास वोटिंग होती थी। तो 2 और 5% के वोटिंग से अगर 30% 28% होता है तो आप समझ लीजिए कितना परसेंट का इजाफा, 25% का इजाफा हुआ है। तो वो एक पॉजिटिव बात है। ये अलग बात है उनका कहना कि साहब की उसका बहुत असर नहीं पड़ा है। असर नहीं पड़ा होता तो मैं एक एग्जाम्पल दूंगा कि साहब वहाँ के लोग धीरे धीरे, चाहे वो अंडर टोन में ही बात कर रहे हैं कि साहब यहाँ पर अब कम से कम जो है शांति व्यवस्था है तो हम अपना रोजगार चला सकते हैं। लेकिन जो पार्टियां हैं सर, खास तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, कांग्रेस की बात करें, जैसे ही इंजीनियर राशिद को चुनाव से पहले उनको जेल से वो बाहर आए, उनको जमानत मिली, तो सबसे पहला आरोप उन पर ये लगा कि चुनाव आए हैं और बीजेपी ने रिहा कर दिया है ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का और कांग्रेस का वोट कर सके। इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि वो इंजीनियर राशिद तो आए, लेकिन राहुल गांधी और खास तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या लोगों को मना लिया है कि इस तरीके से 370 वाला मुद्दे को लाकर
कि क्या जो वोट कटने थे उनके, जो वोटों में जो कटौती थी, क्या वो नहीं हो पा रही है? क्या पूरा पूरा वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को जा रहा है? क्या कहते हैं? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपने देखा होगा इसका ग्लेरिंग एग्जाम्पल जो बारामूला का भी जो लोकसभा इलेक्शन हुआ है। लोकसभा इलेक्शन में इंजीनियर राशिद तिहाड़ जेल में बंद होते हुए भी वो कोई एक भी बार उन्होंने वहां कन्वेंसिंग करके जाने का मौका नहीं मिला। और उनका वहां लड़का जो कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा है वो फोर फ्रंट पे था, अपने पिताजी की एवज में वोट मांग रहा था। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग उमर सिनेरियो अब्दुल्ला ही उनके सामने चुनाव लड़ और रहे थे। उमर अब्दुल्ला को उन्होंने 2 लाख के अंतर से जो है मात दी। तो ये परेशानी पैदा करने वाला उमर अब्दुल्ला के साथ में है। उमर अब्दुल्ला की परेशानी यही है कि इंजीनियर राशिद के आने से हो सकता है उनकी पॉलिटिकल अर्थमेटिक गड़बड़ा गई लेकिन हो। सर देखिए ना, मेन चीज तो यहाँ पर अटकती है ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने इस तरीके का माहौल बनाया है कि अगर आप इंजीनियर राशिद को वोट करते हैं तो इंजीनियर राशिद कल के दिन बीजेपी में ही जा सकते हैं, उन्हीं के साथ वो जाएंगे क्योंकि उन्हीं की ही इशारों पर वो चल रहे हैं। इस तरीके का माहौल जो बनाने की कोशिश हुई है जम्मू और कश्मीर में, खासतौर पर कश्मीर रीजन में, उसका असर कितना पड़ने वाला है? उसका असर, एक बात मैं तो कहूंगा कि जैसे ही वो जेल से छूटे इंजीनियर राशिद, उन्होंने बहुत ओपन सा एक स्टेटमेंट दिया कि हमारे प्रोग्राम्स, अगर हमारे प्रोग्राम्स और हमारी बातचीत के अनुसार अगर अब आप हमारे साथ चलने को तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये पीडीपी हो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये लोग दिल्ली वाले लोग हैं, दिल्ली के लोग हैं जो कश्मीर में आते हैं। मैं कश्मीर का हूं जो दिल्ली में जाऊंगा बात करने। लेकिन सर उन्होंने एक चीज और कही थी कि 370 मेरा मुद्दा नहीं है, ये बात भी हमें बतानी पड़ेगी। इसलिए 370 की बात इसलिए उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा कि 370 को ऑलरेडी कांग्रेस ने स्केलेटन में बदल दिया था। स्केलेटन उन्होंने एक जो स्टीम न्यूज़पेपर के साथ इंटरव्यू में अभी कहा है कि कांग्रेस ने ऑलरेडी उसको जो इशूलेस कर दिया था, यानी उसका जो है सिर्फ ढांचा बचा हुआ था, वो नाममात्र के लिए उसको जो है खींच रहे थे। तो उनके लिए जो है इंजीनियर राशिद ने कहा कि मेरे लिए वो नॉन इशू है। हमें अब नए तरीके से, नए कश्मीर पे अगर प्रधानमंत्री बात करते हैं तो उन्हें इंजीनियर राशिद के प्रोग्राम पे उस पर बात करनी होगी, कश्मीर की बात करनी होगी। तो और ये लोग दिल्ली के लोग हैं, कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे पीडीपी हो, बीजेपी का एलाइज रह चुके हैं। तो अगर मैं रहता हूं तो इसमें ना तो सेकुलरिज्म की बात होती है और नहीं ये होगा कि मैं बीजेपी की भी टीम हूं। उन्होंने इसको खारिज किया, उन्होंने कहा साहब मैं कश्मीर की बात करता हूं, मैं कश्मीर का आदमी दिल्ली में जाके बात करूंगा। और उन लोगों के प्रति उन्होंने कहा कि ये दोनों लोग जो है, इन लोगों ने जो है अपना परिचय इस तरह से बना दिया है कि उन्होंने उनको खारिज भी किया कि साहब ये लोग दिल्ली के लोग हैं, कश्मीर के लोग ओरिजिनल लोग नहीं, मैं हूं कश्मीर का। और अगर ये मैसेज वो पास करने में सफल न हुए होते तो बारामूला से बिना कन्विंसिंग के वो जीतते नहीं। और जो 34 जो बी टीम या प्रॉक्सी, बीजेपी के प्रॉक्सी होने की उनकी बात कही जा रही है, वो सिर्फ इसलिए ताकि जो डिवीजन ऑफ वोट्स ना हो, वोट्स का डिवीजन ना हो। इसके लिए इसमें उमर अब्दुल्ला की परेशानी ज्यादा दिखती है, क्योंकि वो लोग कॉन्फिडेंट थे कि साहब हम जिस तरह से वहां का, अगर हम लोगों ने जैसे अंडर करंट की बात कही कि अंडर करंट यही था कि लोकल लोग जो है एक तरह से वोटों के जरिए अपना जवाब देना चाह रहे थे, अगर वो डिसग्रंटिल्ड हैं तो। क्योंकि बहुत सारे इश्यू, अनएम्प्लॉयमेंट इशू है ही है, मैंने टोल्स की बात कही, इन्फ्लेटेड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की बात कही, ये सब जो, और जो उनके बहुत सारे लोग जो जेलों में पड़े हुए सड़ रहे हैं, तो उनको कैसे छुड़ाया जाएगा, ये सब 10 साल में बहुत सारे बड़े इशू हो गए हैं। तो इन सब इशूज की बात करते हैं तो इंजीनियर राशिद की पार्टी हो, जमायत इस्लामी हो, इनके कैंडिडेट्स जो लोकल लेवल पे, और साथ में कुछ इंडिपेंडेंट्स भी हैं। और इसी वजह से मैं एक बार आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि यही एक कारण था शायद, उसकी वजह से जो अल्ताफ बुखारी की पार्टी है, अपनी पार्टी, उन्होंने भी बीजेपी से बिल्कुल किनारे करने की कोशिश की ताकि लोकल सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट किया जाए और ताकि हमारे कुछ कैंडिडेट्स जीत सकें। तो वहाँ का लोकल सेंटीमेंट बहुत था भी। कश्मीर का जो इलेक्शन पैटर्न है उसको हम लोग यहाँ पर कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते कि हम जैसा सोच रहे हैं ऐसा ही होगा, बिल्कुल नहीं। वो उसके जस्ट ऑपोजिट जा सकता है। ऑपोजिट जाने में दिक्कत ये है कि वो जो स्प्लिट वोट होगा, स्प्लिट वोट मतलब जो कुछ 5 उनको मिले, 10 उनको मिले, इस तरह से हो जाएगा, तो वो भी जो है कांग्रेस अलायंस और एनसी अलायंस के लिए परेशानी होगी। अब बीजेपी की जो नजर है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि आज योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्होंने रैलियां कर रखी हैं, 3 रैलियां आज उन्होंने जम्मू कश्मीर में की। अब बीजेपी का जो सबसे बड़ा मकसद है, उनका जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र हैं, जहां पर जम्मू, खासतौर पर जम्मू रीजन में, उनको खींचने के लिए बीजेपी अब योगी आदित्यनाथ को मैदान पर उतार दिया है। योगी आदित्यनाथ लगातार, उन्होंने आज 3 रैलियां की जम्मू कश्मीर में। क्या लगता है कि जो हिंदुओं का वोट है, क्या वो एक तरफा बीजेपी की ओर जा रहा है या उसमें भी डिवीजन है? देखिए, मैं जम्मू रीजन में खासकर जो है बीजेपी डोमिनेट करती थी, आप जानते हैं। अगर हम
14 के इलेक्शन का एग्जाम्पल लें तो आप देखेंगे कि 2014 में जो उस समय 37 सीट हुआ करती थी असेंबली सीट, उसमें जो है बीजेपी ने तकरीबन 25 सीट जीती थी। 25 सीट जीती थी और बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट हुआ करती थी, इसी वजह से वहाँ 6 सीट बढ़ गई तो 43 हो गया है इस समय एक्सटेंडेड उसमें। लेकिन मैं इसी के साथ में जो इश्यूज की मैंने बात कही, प्लस एट द सेम टाइम एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर होता है, आप भी जानते हैं कि जो सरकार चल रही है उसके खिलाफ जनता का मोह भंग होना। तो उस फैक्टर को जो है नल एंड वॉइड करने के लिए बीजेपी बहुत कोशिश कर रही है। उसी कोशिश की एक बात थी कि हिंदू वोटों को पोलराइज किया जाए, कंसोलिडेट किया जाए। लेकिन इसी के साथ में मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा आपको कि कल जो रियासी डिस्ट्रिक्ट में जो पोलिंग हुई है, जिसमें माता वैष्णो देवी भी नई कंस्टिट्यूंसी बनाई गई है इस बार डिलिमिटेशन के बाद में, तो वहां पर बड़ी परेशानी हो गई। बीजेपी के कैंडिडेट का मैं नाम आपको बता दूं, वहां पर जो है बीजेपी के कैंडिडेट जो है बलदेव राज शर्मा है। तो बलदेव पहले बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट हुआ करती थी कि साहब जो है ये सीट नई कंस्टिट्यूंसी बनी है और उसका हाल, बीजेपी की परेशानी इस बार इसलिए बड़ी हुई कि कहीं जो धर्म स्थान जैसे अयोध्या में उन्हें मुंह की खानी पड़ी, कहीं माता वैष्णो देवी, उत्तराखंड में बद्रीनाथ में सीट हार गए, अयोध्या में सीट हार गए, तो उसी तरह से कहीं माता वैष्णो देवी जो हमने कंस्टिट्यूंसी बनाई है कहीं यहाँ भी तो नहीं हार जाए। लेकिन उसका एक पुख्ता कारण है हारने का, अगर हो सकता है, क्योंकि वहां की जो एक कम्युनिटी हुआ करती थी जो देवी स्थान पे पूजा अर्चना करवाती है, उसको लोग कहते हैं बारीदार्स। बारीदार्स एक कम्युनिटी है जो सदियों से करवाते चले आ रहे हैं। उनकी कुछ मांगे थी, 2014 में प्राइम मिनिस्टर विजिट किए थे, तभी भी उन लोगों ने मांगे रखी थी कि साहब हमारी जो कम्युनिटी को जो है, जो वहाँ का जो ट्रस्ट है उसमें हमारे परिवार और कम्युनिटी के लोगों को जॉब दिया जाए। वो सब मांग नहीं पूरी हुई तो उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़ा कर दिया और वो कम्युनिटी के वोट वहां पर 14,000 है। आप जान रहे हैं कि वहां पर छोटे से स्टेट में जो 14,000 किसी का एक चंक हो, बहुत बड़ा चंक हो गया। तो उनकी परेशानी ये है कि बीजेपी के अगेंस्ट में जो बारीदार जो उनको सपोर्ट करते, उनका कैंडिडेट खड़ा हो गया गुस्से में आके, और उसका चुनाव कल हो चुका है। और दूसरा बीजेपी जो वहां परेशान इसलिए हो रही है कि वहां पर आपने देखा होगा पिट्ठूज होते हैं और जो ये जो क्या कहते हैं पोनी वाला, उनकी भी एक कम्युनिटी है जिसमें ज्यादातर मुसलमान हैं। तो वो 9,000 की स्ट्रांग कम्युनिटी है। कांग्रेस का उनका कैंडिडेट खड़ा हो गया उसी कम्युनिटी से। तो दो जो स्ट्रांग कम्युनिटी जो उनको वोट करने वाली थी बीजेपी की, वो रिबेल हो गई। तो उस वजह से भी माता वैष्णो देवी की जो कंस्टिट्यूंसी लगता है सीट जो है बीजेपी के लिए फंसी हुई दिख रही है। तो इस तरह से मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल इस दे रहा हूँ कि जम्मू रीजन में कोई जरूरी नहीं कि बीजेपी जैसे पहले से सोच रही थी कि हम जम्मू रीजन से 35 आउट ऑफ 43 जीतेंगे और कश्मीर रीजन से 10 जीत जाएंगे तो हमारी सरकार जो है बनने के बिल्कुल करीब होगी। इस प्लानिंग में आपको लोकसभा चुनाव याद आ रहा होगा, जब बीजेपी ने सोच लिया था कि उत्तर भारत से अगर सीटें कम होती है तो दक्षिण में हम सेंट लगाएंगे, लेकिन वो कामयाब फिलहाल नहीं हो पाई उस चुनाव में। अब देखते हैं कि इस चुनाव में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर भी बीजेपी की रणनीति लगभग हुई नजर आ रही है। हाँ, मैंने वही कहा ना कि जम्मू रीजन में, जिस रीजन में वो लोग कॉन्फिडेंट थे कि हम मैक्सिमम सीट जीतेंगे, वहां पर भी उनको जो है पसीने छूट रहे हैं। और खासकर मैंने अभी माता वैष्णो देवी सीट का कहा, जी रिलीजियस प्लेसेस पे तो उनका मोर देन 100% कॉन्फिडेंस रहता है कि हमारा एजेंडा का पार्ट है। लेकिन अगर वहीं से आप हारते हैं तो आपके लिए जो है फेस सेव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए बीजेपी की परेशानी बढ़ी हुई है और बीजेपी को लग रहा है कि जैसे जो मैंने कहा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है। ये 2-3 फैक्टर हैं, लेकिन एट द सेम टाइम प्राइम मिनिस्टर का बहुत बड़ा फेस है। वो 2 रैली कर चुके हैं वहां पर। अगर कुछ चीजें उनके साथ में, कुछ सीटों की बात फंसती भी है तो इंडिपेंडेंट्स, जैसे मैंने कहा कि अगर 900 से ऊपर कैंडिडेट सभी पार्टीज और सब मिलकर लड़ रहे हैं तो उसमें 40% इंडिपेंडेंट्स हैं। इंडिपेंडेंट्स के खड़े होने का ये है कि साहब अगर वो जीतते हैं तो वो एक तरह से सहज सी प्रक्रिया होगी कि जो है बीजेपी उनको अपनी तरफ खींच ले, या फिर आप अपनी पार्टी के एग्जाम्पल ले सकते हैं। इवन मैं कहूंगा कि पीडीपी हो और आपने इंजीनियर राशिद की पार्टी देखी, वो सब ओपन है कि हम अलायंस के लिए जाएंगे। मतलब कुल मिला के सर, जम्मू कश्मीर में चुनाव जब नतीजे आएंगे उसके बाद असली गेम शुरू होने वाला है। फिलहाल अभी तो ट्रेलर चल रहा है एक तरीके से। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो देखिए, जम्मू कश्मीर की हमने बातचीत की। जम्मू कश्मीर का चुनाव इतना आसान नहीं है जितना अभी तक सबको दिखाई दे रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने क्या सोच के वोट किया है इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। हालांकि तमाम रिपोर्ट्स वहां से आ रही हैं जम्मू कश्मीर से। लोगों को लग रहा है कि जिस तरीके से बम्पर वोटिंग हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग हो सकती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। जिस तरीके से 370 को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादा किया है, जिस तरीके से राहुल गांधी अपनी बात लगातार कह रहे हैं, और अपनी बात कहने में राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में तो कामयाब हुए थे चुनाव में, आपको
आपने देखा है, क्या वो जम्मू कश्मीर में भी कामयाब होंगे? ये भी बड़ा सवाल है। एक मैं वो बिल्कुल। आपको काटूंगा, राहुल जी। गांधी की आपने बात कर दी। जी। तो राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी बात कह दी, वहां भी उन्होंने कहा कि आपके सेब पर जो है अदानी का कब्जा हो चुका है, जी। हिमाचल और कश्मीर के जो है सेबों पर अदानी का कब्जा, उसको हम छुड़वाएंगे। जी। क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है 72 रुपीज पर केजी देंगे। ये भी एक बड़ा मुद्दा है जिसको इमोशनल कार्ड का आप कह सकते हैं। कितना सफल होगा ये तो अब ये बिल्कुल। तो यही आप हमारे सवाल जो हमने आपसे की, इसका जवाब कमेंट्स के जरिए दे सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग क्या सोच रहे हैं। अगर आप जम्मू कश्मीर के वोटर हैं तो आप भी बताइए कि आपके इलाकों में आपके मन में क्या है और आप क्या देखकर वोट कर रहे हैं। कमेंट कर जरूर बताएं। और आज की चर्चा में आपको क्या लगा, क्या जम्मू कश्मीर में बीजेपी आएगी या नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस या कोई दूसरी पार्टी, कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है? कमेंट कर जरूर बताएं और रोजाना देखते रहें India.com। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।